तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग समतली संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाएं। वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो प्रतिस्थापन क्रियाओं के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये क्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, ना SN1 या SN2। तो हमको ये जानना है कि ये क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन SN1 और SN2 का किया था आप लोगों से। अब ये समझिए कि ये क्रियाएं SN2 विधि से होती हैं। अब अगर बोल दिया हमने कि SN2 से होती है तो हमको प्रमाणित करना पड़ता है कि कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये SN2 से ही होती है। तो इसके लिए जो प्रमाण है वो क्या है? पहला प्रमाण है कि आवेश परिवर्तन, संकुल पर उपस्थित आवेश उसकी क्रिया की गति में नगण्य प्रभाव डालता है। तो यहां पर संकुल का आवेश क्रिया दर पर नगण्य प्रभाव डालता है। ये पहला प्रमाण है हमारा। कैसे? मैंने कल आपको बताया था कि अगर संकुल के आवेश को बदला जाए और अभिक्रिया का वेग भी बदल जाए तो यह सिद्ध करता है कि वियोजन की क्रिया है, जबकि SN2 संयोजन की क्रिया है। हम एक उदाहरण लेते हैं, बात क्लियर करते हैं। टेट्राक्लोरोप्लैटिनम PTCl4-2, दूसरा है PTNH3Cl3-, तीसरा है PTNH3 2Cl2 0, और एक और ले लेते हैं। ये चार संकुल हैं हमारे पास। इन चारों संकुल में पहले संकुल में आवेश है -2, दूसरे में -1, तीसरे में 0, +1। आवेश का मान -2 से +2 तक, +1 तक बदल रहा है, ढेर सारा बदल रहा है। इतना आवेश बदलना बहुत होता है। लेकिन अभिक्रिया की दर में सिर्फ कितने का परिवर्तन हो रहा है? 2 इकाई, यानी 5 गुना 10 गुना का फर्क हो रहा है। वेग में केवल 2 इकाई का परिवर्तन होता है। जो ये सिद्ध करता है कि आवेश बदलने पे वेग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर आवेश बदलने पे वेग में परिवर्तन न हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो SN2 क्रियाविधि है। दूसरा, पहले प्रमाण के बाद दूसरा प्रमाण है त्रिविम विन्यास या त्रिविम विन्यास बाधा, त्रिविम बाधा। इसको इंग्लिश में स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट कहता है कि अगर घेराव ज्यादा होगा तो योग कठिन हो जाएगा। मतलब देखिए, SN2 में क्या होता है, हमारे मेटल से, मेटल में पहले से जुड़ा हुआ है मान लो
मैं वर्ग समतली की बात कर रहा हूं, 4 समूह जुड़ा हुआ है, ये एल लिगेंड को निकलना है, ये 3 लिगेंड है। तो पहले क्या होता है, नियमतः अगर ये SN2 है तो ये X ग्रुप है, Y पहले आके जुड़ेगा और फिर X निकलेगा। Y पहले आके जुड़ेगा। तो अगर ये समूह छोटे हुए तो Y के लिए M तक पहुंचना आसान होगा, लेकिन अगर ये समूह बड़े आकार के हुए तो Y के लिए M तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। मतलब धातु संकुल में अगर लिगेंड का आकार बदला जाए तो क्रिया का दर बहुत परिवर्तित होना चाहिए। अगर क्रिया दर में परिवर्तन है तो SN2 है, नहीं है तो SN1 है। तो यहां देखें, त्रिविम बाधा में वृद्धि क्रिया के वेग को कम करती है। देखिए ये क्लियर हो गया कि त्रिविम बाधा में वृद्धि अभिक्रिया वेग को कम करती है। इससे यह सिद्ध होता है, उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, आप चाहें तो बदल सकते हैं। यहां पर अगर हम फेनिल ग्रुप, ऑर्थोटलाइल और मेसिटिल समूह ले लें तो फेनिल सबसे छोटा है, वो 1 लाख की स्पीड से क्रिया करता है। थोड़ा बड़ा कर दे, मेसिटिल समूह यानी 3 CH3 अगर जोड़ दें उसमें, तो इसका वेग 1 हो जाता है, यानी 10 लाख गुना का फर्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल SN2 क्रियाविधि का पक्षधर है। तीसरा प्रमाण हमको ये मिलता है कि क्योंकि तीसरा प्रमाण को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वर्ग समतली संकुल तब बनता है जब DsP2 संकरण होता है। अब आप सबको पता है कि P में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ। कोई भी 2 कक्षक इसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो एक जो बच जाता है PZ, वो खाली है। तो PZ कक्षक आसानी से बिना किसी बंध को तोड़े एक और लिगेंड से जुड़ने के लिए तैयार है। यानी यहां सबसे इजी तरीका यह है कि खाली जगह पे पहले जोड़ लिया जाए, जो ये सिद्ध करता है कि ये योगात्मक क्रिया है, इसलिए ये SN2 क्रिया है। तो SN1 को हम वियोजन क्रिया कहते हैं और SN2 को हम योगात्मक कहते हैं, क्योंकि SN1 में पहले टूट के चीज बाहर निकलती है, बाद में जुड़ती है। SN2 में पहले जुड़ता है, बाद में निकलता है, बस फर्क इतना है। ठीक है ना। अच्छा, आते हैं इसी क्रिया को दर्शाने का तरीका क्या है। तो 3 क्रिया विधि का इस्तेमाल किया गया है। नाभिक स्नेही प्रतिकारक विलायक है तो कैसे होगा। तो पहला है नाभिक स्नेही प्रतिकारक विलायक हो। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हमारा वर्ग समतलीय संकुल में X L L L H2O H2O जो मैं ऊपर नीचे दर्शा रहा हूं, वो इससे परमानेंटली नहीं जुड़ा हुआ मानेंगे, है ना। ये मानेंगे कि ये H2O इससे विलायक संकरित है, बची हुई जगह पे ऐसे जुड़ा हुआ है। अब पहले पद में हमारा कोई भी एक H2O
मान लो इन दोनों में से कोई भी एक H2O, ये वाला H2O या ये वाला H2O, दोनों साइड से आके एक जगह घेर सकता है। तो इससे क्या बनेगा, देखो पहले हमारे पास 4 लिगेंड है, मैं ये X लिगेंड को प्रतिस्थापित करना है, ये ध्यान रखना, ये X हटेगा और उसकी जगह H2 आएगा। तो अब कुछ इस तरीके की संरचना आपको मिलेगी। H2O X L, और जो चीज जहां पे थी ये L और ये L पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से बना देते हैं। तो ये एक माध्यमिक रूप हुआ। इस माध्यमिक रूप में अगर आप देखें तो चतुस्संयोजी है। चतुस्संयोजी यानी 4 चीजों से जुड़ा हुआ हमारा यौगिक है। ये बाद में क्या हो जाता है, पंच संयोजी हो जाता है। पंच संयोजी यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बना के ये क्या हो जाएगा, पंच संयोजी हो जाएगा। फिर H2O निकल जाएगा, या X निकल जाएगा, सॉरी X निकल जाएगा, और ये फिर से पुराना रूप वापस ग्रहण कर लेगा, और अब X की जगह आपको देखने को मिलेगा H2O। बाकी ऊपर नीचे जल के अणु जैसे पहले जुड़े हुए थे वैसे जुड़े रहेंगे। H2O यहां विलायक है। तो ये पहला मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म कह रहा है कि वर्ग समतली संकुल में ऊपर या नीचे से विलायक के अणु आक्रमण करेंगे और वर्ग समतली संकुल को बदल देंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी चतुस्संयोजी से पंच संयोजी में, और फिर निकलने वाला जो X ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और H2O उसकी जगह ले लेगा और फिर से ये वापस चतुस्संयोजी में बदल जाएगा। दूसरा क्रियाविधि कहती है कि इसमें जल के अणुओं का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इसमें ये परफेक्टली वियोजन क्रिया है। दूसरी क्रियाविधि का जो अनुमान लगाया गया, ये अनुमान कहता है कि भाई पहले मान लो यहां X है, ये L L L L मतलब लिगेंड, पहले X बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एक वियोजन हो गया, एक खाली जगह बच गई, L L L। बाद में H2O इससे जुड़ जाएगा और अब आप पाएंगे कि H2O यहां जुड़ गया। तो ये पूरी तरह से वियोजन क्रियाविधि है, यानी पहले X निकलेगा, बाद में H2O इससे जुड़ जाएगा। तीसरा तरीका बताया गया, तीसरा भी वियोजन की तरह ही है तरीका। इसमें जल के अणु विलायकित तो रहेंगे लेकिन संयोजन की क्रिया नहीं होगी। मतलब प्लैटिनम XLLL, जल के अणु प्लैटिनम से विलायकित तो है, विलायकित तो है, जुड़े तो हैं, पर ये आक्रमण पहले नहीं करते, पहले X को निकल जाने देते हैं। बाद में एक जल का अणु इससे जुड़ेगा और ये बना लेगा। अब इन तीनों में से सही क्रियाविधि कौन सी है? 3 अनुमान दिए गए कि पहले अनुमान में विलायकीकृत हो जाता है और एक जल का अणु, बाहरी जल का अणु याद रखना, वो इससे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद X निकलेगा और उसके बाद फिर वापस हो जाएगा। दूसरा कहता है भाई विलायकित नहीं होता है, X पहले निकलेगा बाद में जल का अणु। तीसरा कहता है विलायकित तो रहता है लेकिन पहले आक्रमण नहीं होगा, पहले X का अणु बाहर निकलेगा बाद में जुड़ेगा। अब इन तीनों में हमने ये देखा कि कौन सा सही है।
तो पहले तो ये देखें कि द्वितीय क्रियाविधि के विरुद्ध ये जो दूसरी क्रियाविधि है, इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में क्या प्रमाण मिले हमको। इसके विरोध में प्रमाण मिला कि वेग नियतांक संकुल के आवेश से प्रभावित नहीं होता। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, ये SN क्रियाविधि है, SN1 है। अब चूंकि हमने ये पाया कि संकुल के आवेश को बदलने पर भी वेग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये SN1 क्रियाविधि नहीं है, ये वाला गलत है। दूसरा, K का मान त्रिविम बाधा से कम हो जाता है। अगर L का आकार बढ़ा दिया जाए और यही क्रियाविधि रहे तो X के निकलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जुड़े हुए लिगेंडों के आकार का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब ये क्रियाविधि नहीं है। तो इस तरीके से ये क्रियाविधि रिजेक्ट कर दी गई, सेकेंड। तीसरी क्रियाविधि के पक्ष में भी हमको कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, तो तीसरी क्रियाविधि भी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। इसके दोनों प्रमाण जो इसको रिजेक्ट करते हैं वो इस क्रियाविधि को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी सही क्रियाविधि कौन सी है? ऊपर वाली है। इसके बाद अगर आप विलायक को न ले, कोई दूसरा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही प्रतिकारक के रूप में हम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा है। पहली बार हमने माना कि भाई जिस विलायक में हम डाल रहे हैं वही आक्रमणकारी समूह है, वही आक्रमण करता है, वही क्रिया कर रहा है। दूसरी बार हम ये मानेंगे कि विलायक क्रिया नहीं करता है, बाहरी कोई समूह आकर क्रिया कर रहा है। तब क्या होगा? नाभिक स्नेही प्रतिकारक प्रवेश करने वाला लिगेंड हो, प्रतिकारक प्रवेशी लिगेंड हो। तो ऐसी स्थिति में सेम तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि इन तीनों में ही ये बताया गया कि जैसे देखिए, मान लो प्लैटिनम है, ये तीन तरफ लिगेंड है हमारे, एक X है। पहले Y आकर इस पे आक्रमण करेगा। Y कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक, कोई दूसरा लिगेंड है जो इस पर आकर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने से ये एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना XY का निर्माण कर लेता है, YX। ए ए ए बाद में X बाहर निकल जाता है और Y इस पे जुड़ा रहता है। तो ये क्रियाविधि कैसे होती है? ये तीन तरीके से इसी को बताया गया है कि तीनों L है, मैंने A ले लिया है, सॉरी, आप L लगा लेंगे यहां। यानी तीन लिगेंड एक जैसे हैं, एक अलग है, तब क्या होगा? दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो अलग हैं, तो सब में यही क्रियाविधि है। अब ये क्रिया होती कैसे है इसको समझते हैं। ये क्रिया होती है कुछ इस तरीके से, क्रियाविधि बस समझना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर प्लानर जब भी संरचना बनती है, संकरण DsP2 होता है। DsP2 में एक पी कक्षक ऊपर बचा रहेगा और एक पी कक्षक नीचे बचा रहेगा PZ का। अब आपका जो Y अभिकर्मक है, Y आक्रमणकारी समूह है, वो इस पर आक्रमण करता है। ऊपर से कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, ठीक है ना? तो होता यह है कि ये संरचना ऐसे घूम जाएगी, ऐसे पूरी संरचना ऐसे घुमा देंगे। तो होता यह है कि ये और ये L, ये एक त्रिभुज बनाते हैं। आप देखें, मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं,
वाई एक्स एल, प्लेटिनम हमारा बीच में है, और ये जो दोनों एल हैं ये अपनी जगह पे ही हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। ये लीजिए एल, ये बन गई हमारी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, है ना। मैंने पूरा एक बार में घुमा दिया, आप चाहें तो इसको एक और पद बना सकते हैं और बेहतर दिखाने के लिए कि भाई ये लो वाई पहले जुड़ गया, ये लो वाई जोड़ दिया हमने, एक्स एल एल एल। अब देखो एक दो और ये तिरछा वाला ये त्रिभुज बना लेंगे, तो मैं त्रिभुज नॉर्मल बना दूं चलेगा? ये लो त्रिभुज बना दिया मैंने, इसमें y ऊपर है, x नीचे है, प्लेटिनम बीच में है, और ये वाला L इस किनारे है। बच्चे दो L जो होंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। यही संरचना बनकर तैयार हुई। अब इसके बाद अगले पद में ये स्ट्रक्चर पूरा घूम जाएगा। जब पूरा घूम जाएगा तो होगा ये कि y इसकी जगह ले लेगा, L अपनी जगह पे आ जाएंगे, और जो नीचे वाला लोब है उससे x जुड़ा हुआ मिलेगा। तो रोटेशन ऐसा नहीं होगा, रोटेशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये नीचे चला गया, अब x बाहर निकल जाएगा और आपकी संरचना पूरी तरह से बन गई। ये क्रियाविधि है, क्योंकि हम ये नोटिस करते हैं कि प्लैटिनम में sbsp2 संकरण होने से एक p कक्षक खाली है जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आसानी से आकर जुड़ सकता है और इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडी पंच संयोजी यौगिक में बदल देता है। ये पंच संयोजी यौगिक आगे चल के x या निकलने वाले समूह को बाहर निकालकर वापस वर्ग समतली चतुस्संयोजी में बदल जाता है, ये वाला, ठीक है। अब ये टॉपिक आपका खत्म। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं समतल वर्गाकार संकुलों के प्रतिस्थापन यानी विषम प्रभाव। मेन हमको पढ़ना है ट्रांस इफेक्ट, प्रभावित करने वाले कारकों में, इस क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांस इफेक्ट। या इसी को कहेंगे विषम प्रभाव। एक उदाहरण देता हूं, उससे हम बात क्लियर करते हैं। हमारे पास प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 क्लोरीन है और एक अमोनिया है। इस पर हम जोड़ना चाहते हैं C2H4 एथिलीन डाइएमीन, सॉरी एथिलीन का अणु जोड़ना चाहते हैं। तो एक चीज पहली बात समझ लीजिए कि यहां जो निकलने वाला समूह है वो क्लोरीन है। यहां लिविंग ग्रुप कौन है? लिविंग ग्रुप मतलब जो निकलेगा, जिसके बदले में दूसरा आएगा। तो अमोनिया नहीं निकलेगा, निकलना क्लोरीन को है। तो क्लोरीन दो जगह से निकल सकता है, एक अमोनिया के ठीक बगल से या अमोनिया के ठीक विपरीत दिशा यानी ये वाला, ठीक है ना। तो कौन सा क्लोरीन निकलेगा? अमोनिया के ठीक विपरीत वाला, तो अमोनिया का ट्रांस कहलाएगा। जस्ट अपोजिट यानी ठीक 180 डिग्री दूर से अगर समूह निकले तो वो कहलाएगा ट्रांस। लेकिन अगर वो नहीं निकला तो यहां क्या होता है, अब या तो अमोनिया के विपरीत से निकल जाए या क्लोरीन के विपरीत से निकल जाए, दो में से एक ही संभावना है। तो ये क्लोरीन के विपरीत से निकलता है, यानी आपको जो यौगिक मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा।
क्लोरीन के बाहर निकलने में हमने ये नोटिस किया कि निकलने वाला क्लोरीन अमोनिया के विपरीत दिशा का नहीं है, वो दूसरे क्लोरीन के विपरीत दिशा का है। तो यहां यह सिद्ध होता है कि क्लोरीन का ट्रांस प्रभाव अमोनिया से अधिक है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसी को एक और रिएक्शन में देखूं, मान लो कि प्लैटिनम 3 क्लोरीन से जुड़ा है और C2H4 से जुड़ा है। इस बार अमोनिया नहीं है, इस बार C2H4 है, और इस बार आने वाला जो आक्रमणकारी समूह है वो अमोनिया है। निकलेगा कौन? क्लोरीन। ठीक है ना। मतलब जो लीविंग ग्रुप है वो क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहां से निकल सकता है? तो इस बार क्लोरीन यहां से निकलेगा, यानी इस बार जो आपको उत्पाद मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहां यह ध्यान रखना है कि C2H4 का ट्रांस प्रभाव अमोनिया सॉरी Cl से अधिक है, क्लोरीन से अधिक है। तो क्या है ट्रांस प्रभाव? किसी यौगिक में पहले से जुड़े हुए समूह द्वारा आक्रमणकारी समूह को अपने से 180 डिग्री पर जुड़ने के लिए प्रेरित करना। उसको बताना भाई मेरे 90 डिग्री पे जुड़ने की जरूरत नहीं है, 180 पे जाके जुड़ो। उसको ये बताना कि इसको कहां जुड़ना है, ठीक अपने विपरीत दिशा में जोड़ने के लिए इंगित करने के प्रभाव को हम ट्रांस प्रभाव कहते हैं। फिर से बता दूं, किसी संकुल में पहले से उपस्थित समूह द्वारा आक्रमणकारी अभिकर्मक या समूह को अपने से 180 डिग्री विपरीत दिशा में यानी अपने से ट्रांस दिशा में जुड़ने के लिए प्रेरित करने के प्रभाव को, दिशात्मक करने के प्रभाव को, सूचित करने के प्रभाव को ट्रांस प्रभाव कहते हैं। और हमने ये पाया है कि इसका जो क्रम है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साइनाइड में सबसे ज्यादा है, एथिलीन में उससे कम, कार्बोनिल, नाइट्रो इन सब में लगभग बराबर है। फिर मेथिल समूह में ज्यादा है, नाइट्रो में ज्यादा है। इस तरीके से एक क्रम दिया हुआ है, आप उस क्रम का अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि आने वाला अभिकर्मक को कहां जोड़ना है। दूसरा, अभिक्रिया का वेग न केवल ट्रांस प्रभाव पर निर्भर करता है, दूसरा है निकलने वाला समूह के ऊपर भी निर्भर करता है। निकलने वाला समूह जितनी आसानी से निकल जाएगा लीविंग ग्रुप, अभिक्रिया उतनी तेजी से संपन्न होती है। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप सबसे तेजी से निकलता है, फिर वाटर, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, यहां भी एक क्रम है। विलायकन का प्रभाव, कई बार विलायक जो है, जैसा कि हमने पहले वाले क्रियाविधि में देखा कि वो ये इंतजार नहीं करता कि कोई आक्रमणकारी आके समूह पे आक्रमण करे, वो खुद ही आक्रमण कर देता है। तो विलायक भी कई बार आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है, तो क्रिया का वेग बदल जाता है। संकुल पर उपस्थित आवेश का प्रभाव हमने ये देखा कि क्योंकि प्रतिस्थापन क्रिया SN2 प्रकार की है, इस पर संकुल के आवेश का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से संकुल, धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बलगतिकी की अवधारणा यानी आपका यूनिट 1 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये यहां कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें। थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा लगेगी। ठीक है, चलिए।